हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टाइक्योमेट्री के बारे में। स्टाइक्योमेट्री होता क्या है, उसमें दो टर्म्स पढ़े थे, एक मास से रिलेटेड बताए थे और आपको एक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। इन टर्म्स ऑफ मास को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो मेथड मैंने बताए थे, मोल मेथड एंड पीओएसी मेथड। दोनों से न्यूमेरिकल्स किए गए थे। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ये है क्या, वैसे कि बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि जो आपका रिएक्शन जो भी प्रोसीड करता है, तो उसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ना, जो इस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उसके सिचुएशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट्स जो होता है दूसरे से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो रिएक्टेंट आपका रिएक्शन में लेसर अमाउंट होता है, वो क्या हो जाता है कि आफ्टर सम टाइम आपका पूरा कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता है। ठीक है, तो क्या समझे, मतलब जो भी आपका जो लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, तो वही जो आपका रिएक्टेंट जो कंज्यूम्ड हो जाता है वो एक तरह से लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो इसको आइए यहाँ पर डिफाइन अगर करें तो लिमिटिंग रिएजेंट को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे द reagent which is fully consumed during the reaction is all limiting reagent। जो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाए, खर्च हो जाए, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को, तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कंबसन ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कंबसन ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ कंबसन ऑफ मैग्नीशियम, कंबसन का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब आप रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। इट मीन्स अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ 2 और यहाँ 2 बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे सपोज ऐसा मानते हैं कि सपोज लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, सपोज 3 moles of magnesium, 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 moles ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आर अवेलेबल फॉर रिएक्शन। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है रिएक्शन के लिए। बट हम लोग रिएक्शन से देख रहे हैं, रिएक्शन से क्या देख रहे हैं कि हमारा 2 मोल्स ऑफ जो मैग्नीशियम है, कितना है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, कितने से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल हमारा मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है।
तो यहाँ से एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि अगर 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दिया हुआ 3 मोल मैग्नीशियम, तो 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना रिएक्ट करेगा, हम लोग निकाल सकते हैं, रिएक्ट्स विथ 1.5 यूनिटरी लगा दो, क्योंकि 1/2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। इट मीन्स यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट दिया हुआ हम लोग को 3 मोल्स मैग्नीशियम रिएक्शंस के लिए। तो 3 मोल कितना चाहिए उसको, 3 मोल के लिए मात्र 1.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो चाहिए 1.5 मोल और दिया हुआ है 2 मोल, तो मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट कितना बचा, 2 मोल दिया हुआ था, 1.5 मोल ही लगा, तो बच गया आपके पास कितना 0.5 मोल। तो ये जो 0.5 मोल एक्स्ट्रा बच गया, इट मीन्स देयरफॉर O2 क्या है आपका, O2 इज एक्सेस रिएजेंट है, O2 यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मोल हमको यहाँ पे बच रहा है इतना, इसलिए एक्सेस रिएजेंट है। और मैग्नीशियम क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है, मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए क्योंकि ये फुल्ली कंज्यूम्ड हो रहा है, फुल्ली खर्च हो रहा है, 3 मोल हम लोग खर्च कर दिए, फुल्ली कंज्यूम्ड। समझे यहाँ से कि यहाँ 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 मोल के लिए हमें 1.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, बट दिया हुआ था 2 मोल, तो 2 में से 1.5 माइनस कर दिए, तो हमें एक्स्ट्रा इतना मोल अभी बच रहा है। इट मीन्स O2 क्या है, एक एक्सेस रिएजेंट है, और मैग्नीशियम जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों, क्योंकि ये फुल्ली कंज्यूम्ड हो जा रहा है, पूरा खर्च हो जा रहा है। तो अगर हम लोग अमाउंट ऑफ MgO डिटरमाइन करें कि कैसे, देखते हैं यहाँ पे कि अगर द amount of MgO is determined by amount of, किससे पता करेंगे, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के अमाउंट से मैग्नीशियम ऑक्साइड का पता करेंगे। तो हमको रिएक्शन में हम लोग देखे थे यहाँ पे कि 2 मोल मैग्नीशियम कितना दे रहा है, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मोल मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ रिएक्शन से मैग्नीशियम कितना कर रहा है, गिव्स 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था ना, ठीक है। तो जब 2 मोल तो 3 मोल कितना देगा, 3 मोल भी 3 ही मोल देगा, है कि नहीं। इट मीन्स हम लोग यहां से देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना हो गया, आपको पता चला 3। तो जब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 3 है तो मोल पता ही चल गया, तो आप यहाँ से वेट नहीं निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 40 इक्वल टू 120 ग्राम। देखो यहाँ से वेट निकल गया, कितना आसान था, ठीक है। तो आइए आपको प्रोसेस बताते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल आ जाए तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पहला तो स्टेप आपका होगा क्या कि आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई लिमिटिंग, जैसे हम लोग अभी पीछे किए थे आइडेंटिफाई कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो पहला केस तो आपका ये रहा। दूसरा स्टेप आपका करना होगा क्या कि जो भी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट है उसको हम लोग को डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट with the help of
अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। मतलब जो भी अमाउंट हम लोग का प्रोडक्ट बनता है उसको किससे पता करेंगे, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता करेंगे। इट मीन्स हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको कि मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारा यहाँ बना MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। बैलेंस है मैग्नीशियम मैग्नीशियम, क्लोरीन यहाँ दो दो चार है तो यहाँ हम लोग 4 लगा देते हैं, बट हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। देखो अब इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो मान लेते हैं कि लेट जो मोल्स ऑफ MnO2 जो है, मोल्स ऑफ MnO2 एंड HCl को Px एंड Y रिस्पेक्टिवली, MnO2 का मोल को x मान लिए और HCl को y मान लिए। ठीक है, इट मीन जो हमारा मोल्स ऑफ HCl नीड होगा कितना होगा, मोल्स ऑफ HCl needed for given moles of MnO2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 4y होगा। कितना होगा 4y होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो HCl है, HCl कितना है पे यहाँ पे 4 मोल है तो यहाँ पे MnO2 भी कितना होना चाहिए, उसके लिए 4 गुना होना चाहिए। MnO2 का मोल HCl कितना हो गया 4y हो गया, क्योंकि HCl का अगर y वैल्यू y पुट करेंगे तो ये 4y हो गया। 1 मोल के लिए इसका कितना हो गया 4 मोल, तो ये 4y यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि केस लेते हैं अब यहाँ से। केस 1, अगर इफ y इज इक्वल टू 4x, किसके y इज इक्वल टू 4x अगर लेते हैं हम लोग, इट मीन्स अगर यहाँ ऐसे लिखें y अगर 4x के बराबर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कितना है y मोल कितना है 4 गुना है x मोल से, क्योंकि यहाँ पे देखो MnO2 1 है, ये 4 है। ठीक है, या इसको ये लिख दो x इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे अगर ऐसा केस रहे कि y इक्वल टू 4x आ जाए, ठीक है, y इक्वल टू 4x आ जाए या x इक्वल टू 4y आ जाए, इट मीन्स यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि बोथ MnO2 अगर दोनों का मोल एक तरीके से बराबर आ गया तो MnO2 एंड HCl आर फुल्ली कंज्यूम्ड। अगर y इक्वल टू 4x या x इक्वल टू 4y हो तो MnO2 HCl क्या होगा, फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो जो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में हम लोग वैल्यू जो भी फाइंड आउट डिटरमाइन करेंगे वो आप दोनों से निकाल सकते हैं। MnO2 को भी लेके निकाल सकते हैं, आप HCl को भी लेके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक तरीके से क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 क्या है आपका, केस 2 में अगर इफ y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4x या x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4y, ठीक है, 2 केस हो सकता है, y इज ग्रेटर देन 4x और या x ग्रेटर देन 4y। तो अगर यहाँ पे y ज़्यादा हो जा रहा है इट मीन्स आपका HCl क्या हो जा रहा है, HCl इज एक्सेस रिएजेंट। क्या हो जा रहा है, HCl यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट हो जा रहा है। तो जब HCl एक्सेस रिएजेंट हो जा रहा है तो मोल्स ऑफ HCl बच कितना रहा है, मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट, अगर एक्सेस है तो आपको जितना ज़रूरत है दिया हुआ उससे माइनस कर लो, तो रिएक्टेड क्या हो जाएगा y माइनस 4x या x माइनस 4y। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा
कि MnO2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। MnO2 क्या हो जाएगा? MnO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो अब जो भी हम लोग MnO2 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग किसके द्वारा डिटरमाइन करेंगे? डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ MnO2। ठीक है, अगर वही आपका केस थर्ड लेते हैं, अगर हम लोग केस थर्ड, तो अगर यहाँ पे इफ y लेस देन 4x या x लेस देन 4y हो जाए, ठीक है, दो केस हो जाए, तो इस केस में क्या होगा आपका कि HCl क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू कम है, इट मीन्स x y यानी HCl का मोल कम है, तो HCl इज क्या हो जाएगा? HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड MnO2 जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट के बारे में पता अगर डिटरमाइन करना उसके अमाउंट, तो किससे पता करेंगे? HCl से। उस केस में किससे पता कर रहे थे? MnO2 से। ठीक है, समझ में आया यहाँ से? तो आइए उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स द इक्विवेलेंट ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का वेट कितना दिया? और 900 ग्राम, एंड इनहेल्स 3008 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन लेता है वो? इतना। तो हमको डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म ड्यूरिंग द इंडिविजुअल डेली एक्टिविटी। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है उसके अमाउंट निकालना है। तो पहले तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? C6H12O6। अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो बैलेंस कर लो इसको। बैलेंस हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो कि आपका ग्लूकोज का वेट दे दिया है, तो ग्लूकोज का अगर वेट दे दिया है तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 इट मीन्स ग्लूकोज का आप निकाल सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है? 900 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? C6। इसका निकाल 12 72 72 और ये 72 और 12 84 और 84 और ये कितना हो जाए? 48 चौचक 96, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो नंबर ऑफ मोल्स C6H6 के लिए कितना आ गया? इतना। अगर वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6O2 के निकालें, मतलब अगर ये ऑक्सीजन के बाद निकालें, तो ये दिया हुआ है आपका वेट और इसका एटॉमिक वेट होता है 32। तो इसको काटो, 2 16 2 2 इकाई 2 तो 25 10, ये इतना, तो लगभग 16 से ये 94, ये 94 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इसके लिए कितना निकला? 94 निकला। तो आप यहाँ से ये मोल निकाल लिए। तो एक चीज आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल जो आपका C6H12O6 का है वो इससे ऑक्सीजन वाले से कम है। तो नंबर ऑफ मोल अगर इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा और ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? C6H12O6 इज लिमिटिंग reagent and oxygen is excess reagent। यहाँ पे देखो मोल ज़्यादा है इसलिए एक्सेस है, ये कम है। तो जो भी हम लोग अमाउंट जो डिटरमाइन करेंगे वो किसको लेकर डिटरमाइन करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर। या इट मीन्स हम लोग C6 जो हम यहाँ लिख देते हैं, सो अमाउंट ऑफ CO2 is determined by amount of
ग्लूकोज, क्योंकि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट C6H12O6 आया, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट था। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो आप यहाँ से मोल मेथड लगा सकते हो, पढ़े थे आप, उसका लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो देखो मोल मेथड में क्या था कि आपका यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम लोग को CO2 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसको और इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं, एक सेकंड, हाँ, कि कार्बन का यहाँ पे आपका कार्बन पे अगर लगा रहे हैं, देखो कार्बन का यहाँ क्या है 6 इंटू, या POAC मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, तो 6 इंटू मोल्स ऑफ, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ POAC मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू मोल्स ऑफ C6H12O6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि यहाँ 1 एटम ही है इसका C कार्बन का, यहाँ पे 6 है। तो देखो क्योंकि POAC मेथड में क्या होता है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे हम बता चुके हैं। तो यहाँ 1 इंटू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ, 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो 6 इंटू मोल्स ऑफ C6H12 हम लोग निकाल चुके हैं कितना 5, ऊपर यहाँ निकाल चुके हैं 5, इंटू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट को मान लो x, तो CO2 का वेट कितना हो जाता है 44। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 44, x का वैल्यू निकालोगे तो 44 इंटू 30, इट मीन्स x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 320 ग्राम। तो यहाँ से समझे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना कितनी आसानी से। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आप मोल मेथड लगा लेते कि इसका 1 मोल इसके 6 मोल के बराबर है, तो आप वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इस को। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ AgCl will be precipitated when a solution containing 4.68 ग्राम ऑफ NaCl is added to a solution of इतना ग्राम ऑफ AgNO3। तो हम लोग को बोला कि अगर 4.68 ग्राम ऑफ NaCl को AgNO3 के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ हमारा AgCl वेट निकलेगा जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पे पहले तो काम है हमारा क्या रिएक्शन लिखना, तो AgNO3 को क्या किए NaCl में मिलाएं, तो हमारा क्या बना AgCl बना, ठीक है, सब बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे अगर देखें ऑक्सीजन तो इससे बाहर निकलेगा, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसका 6.8 ग्राम, कितना दिया हुआ है इसका 6.8 ग्राम, और इसका कितना दिया हुआ है 4.68 ग्राम। तो चलो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, पहला काम क्या करेंगे मोल्स निकालने की। तो मोल्स ऑफ अगर AgNO3 निकालें, मोल्स ऑफ AgNO3 निकालें तो क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे ऐसे, यही हमारा आएगा। तो मोल्स ऑफ ये 6.8 इसका वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा इसका होता है 108, इसका 14, इसका 48, तो कितना हो जाएगा 48 70, तो 6.8 अपॉन 170, तो अप्रॉक्स 17 चौक 68, तो 0.04 आएगा ये, इसका इतना मोल निकला। अब वही मोल्स हम लोग निकाल लें NaCl की, तो कितना होगा, इसका दिया हुआ 4.68, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका कितना 58 हाँ इसका हो जाएगा 58.5, इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्स 0.08 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें मोल कौन सा कम है, मोल आपका AgNO3 का कम है और मोल्स ऑफ NaCl ज़्यादा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ऊपर से रिएक्शन से हम लोग जानते हैं कि एक मोल AgNO3 का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल NaCl के साथ,
कर रहा है कि नहीं? तो 1 मोल अगर है तो AgNA3 का 0.04 अगर NaNO3 लें तो ये भी हमारा कितना होगा, 0.4 मोल्स ऑफ NaCl ही चाहिए। अगर 1 मोल AgNO3 के लिए हमको 1 मोल NaCl चाहिए यहाँ पे, तो 0.04 मोल के लिए हमें कितना चाहिए, 0.4 मोल्स ऑफ NaCl। बट हमारा मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जा रहा है, लेफ्ट अनरिएक्टेड। कितना, 1 में से 0.04 अगर घटा दें तो हमारा 0.96 आपका मोल बच जा रहा है। तो NaCl आपका एक तरीके से एक्सेस रिएजेंट हो गया। ऐसे भी यहाँ पे देख रहे हैं कि मोल्स ऑफ NaCl क्या है, ज़्यादा है और ये कम है। तो ये क्या हो गया, NaCl आपका NaCl इज एक्सेस रिएजेंट और AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे ये मोल मेथड यूज हुआ, वहाँ पे POAC मेथड यूज किए थे। तो जो हम लोग अमाउंट डिटरमाइन करेंगे किससे करेंगे, AgNO3 से करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो कि मोल्स ऑफ AgNO3, ठीक है, वो कितने के बराबर है, 0.04 के बराबर है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ AgNO3 है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी ये गलत लिखाया है, AgCl का वैल्यू निकालना है हमें, बाय मिस्टेक हो गया। AgCl, तो AgCl का कितना मोल हम लोग को चाहिए, हमें यहाँ पे 0.04 मोल ही चाहिए। ठीक है जी, इससे डिटरमाइन करेंगे, जितना मोल इसका चाहिए उतना ही मोल इसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं इसके वेट को, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 143 मॉलिक्यूलर वेट, इतना 5, 0.04, और अगर x का वैल्यू निकालें हम लोग तो हो जाएगा 0.04 इंटू 143.5, तो यहाँ से हो जाएगा ऑलमोस्ट 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 280, 5 पर 20 का 0, 2 बड़ा। इसको सिंपली पहले हम लोग काट लेते हैं तो वही सही रहेगा। 4 से यहाँ पे कितना बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 225 बार में, 250 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से अगर काटते हैं इसको तो 5 से 50, अब 5 2 जा 10, 5 8 जा 45 जैसे 35, तो 287 बाई कितना आया, ये आपका 50 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आ गया 5.74 ग्राम। देखो यहाँ से इजीली निकल गया। तो पिछले में हम लोगों ने POAC मेथड यूज कर लिया, यहाँ पे मोल मेथड यूज कर लिया, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा सेम उतना ही मोल खर्च होगा, वही AgCl के बराबर होगा। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो आइए न्यू मेथड के बारे में पढ़ते हैं, सक्सेसिव रिएक्शन। सक्सेसिव रिएक्शन होता क्या है, सक्सेसिव रिएक्शन होता है, इसको आइए यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन which proceeds in more than one step is called सक्सेसिव रिएक्शन। जो एक से ज़्यादा स्टेप में प्रोसीड करे कोई भी रिएक्शन, उसको बोलते हैं सक्सेसिव रिएक्शन। इसका वर्किंग रूल क्या है कि पहले तो आप जो भी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है आप उसको लिख लें, देन उसका मोलर रिलेशनशिप सारे स्पीसीज के बीच में डिटरमाइन कर लें, और आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ कॉमन रिएजेंट जिसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उससे रिलेटेड इस इक्वेशन को समझने के लिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं दैट फाइंड आउट द वेट, हमको वेट ऑफ CuCO3 निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट मस्ट बी डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस सॉफ्ट क्वांटिटी ऑफ CO2 टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंप्लीटली इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब हम लोग को यहाँ पे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, जो उसको डिकम्पोज करने के बाद जो हमारा सॉफ्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको फिर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ
पूरी तरह से डिकम्पोज करके हम लोग को जो सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, उससे जो CO2 वहाँ पे जो खर्च हो रहा है एक तरीके से, यहाँ पे Na2CO3 का वैल्यू दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हम लोग को वेट ऑफ CaCO3 निकालना है। तो यहाँ पे तो पहले तो हम लोग को इसके लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप डिकम्पोज किए तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, यही हमारा बनता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला कि यही CO2 जो है इसको हम लोगों ने Na2CO3 प्लस H2O के प्रेजेंस में इसको हिट किया तो हमारा बना NaSCO3 बना। ठीक है, अब बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया सारा। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये दो प्रोसीड करा, 2 स्टेप में आपका रिएक्शन। तो यहाँ तो पहले मोलर रेशियो आप निकालो, मोलर रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ भी इसका 1 मोल, यहाँ भी इसका 1 मोल, और यहाँ भी इसका 1 मोल, और यहाँ Na2CO3 का भी 1 ही मोल है। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका ये सोडियम कार्बोनेट हो है, ये आपका टोटली किस चीज़ में बदल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो हम आपको बोले थे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या है, इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑफ CO2 के, और ये इक्विवेलेंट किसके है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 के, है कि नहीं। ये 1 मोल इसके और ये 1 मोल इसके, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो हम लोग को पहले तो यहाँ पे मोल्स ऑफ Na2CO3 का वैल्यू निकालो। तो वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट आपका 10.6 दिया हुआ है ना Na2CO3 का, 10.6, इसका होगा 106, काटने पे इसका कितना है 0.1 मोल। तो हमारा Na2CO3 का जब 1 मोल आ गया तो सब एक दूसरे से तो इक्विवेलेंट ही है, तो जो इसका मोल होगा सेम CaCO3 का भी मोल होगा। तो हमारा यहाँ पे अगर इट मीन्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ CaCO3 इज ऑल्सो 0.1। इट मीन्स अगर हम लोग वेट निकालने की वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा, तो क्या होगा 0.1 इंटू मोलिकुलर वेट। तो CaCO3 का मोलिकुलर वेट होता है 100, तो कितना आ गया आपका 10 ग्राम। तो कितना आसानी से ये यहाँ पे वैल्यू इसका फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया। तो आइए क्वेश्चन और करते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी kg ऑफ प्योर H2SO4 कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ आयरन पायराइट FeS2 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। आपका यहाँ पे ये रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, FeS2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, Fe2O3 बना, SO2 बना, देन SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, SO3 बना, और SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो हमारा H2SO4 बना। तो पहले तो हमें इसे एक तरह से इक्विवेलेंट बनाना है। तो देखो यहाँ पे 4 मोल है FeS2 का और ये 8 मोल है SO2 का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है 8 है, लेकिन यहाँ तो 8 नहीं है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम लोगों ने इस इक्वेशन में पूरे तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया, लेकिन यहाँ 1 ही है, तो इसको 8 बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देख रहे हो कि क्या हो जाएगा, आपका सारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। इट मीन्स 4 FeS2 इसके बराबर है, ये SO2 इसके बराबर है, SO2 यहाँ भी 8 है, तो ये 8 SO2 इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ जो 8 SO3 होगा तो यहाँ भी 8 SO3 होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग एक तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हियर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 FeS2 जो है आपका वो इक्विवेलेंट हो गया 8 H2SO4 के इक्विवेलेंट हो गया। इट मीन्स अगर हम लोग मोल्स ऑफ FeS2 निकालें तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 1 kg दिया हुआ, तो 1000 बटा FeS2 के कितना हो जाएगा 120। तो ये हमारा FeS2 का मोल निकल गया। वही अगर मोल्स ऑफ H2SO4 निकाले तो कितना हो जाएगा,
इसका हम लोग को वेट नहीं पता है, तो वेट ऑफ H2SO4 लिख लेते हैं, बट इसका एटॉमिक वेट हमको पता है कितना हो जाएगा, जो 64, 64 दो 66, 66 96 दो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि क्या था कि 2 मोल ऑफ, अब इसको अगर काट भी दें तो रेशियो में बढ़ जाएगा ना 1:2, तो देखेंगे क्या कि 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2 किसके बराबर है, मोल्स 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 के बराबर ही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, आप इसको अगर इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो 4 2 8 हो जाएगा 1:2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दुगना मोल है ना H2SO4, 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2 है, इसको ऐसे कर लो 1 और 2। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ इंटू FeS2 इंटू 1 मोल ऑफ H2SO4, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1000 अपॉन 120, x मान लेते हैं H2SO4 के वेट को 98। ठीक है, अगर इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ से ऐसे काट ले 2 बड़ा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 100 अपॉन 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 249, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 4900 अपॉन 3, इसको करेंगे तो 3 कुछ इतना ग्राम आएगा। इट मीन्स अगर x का वैल्यू kg में हमें पूछा तो ये हो जाएगा 1.63 kg। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से हम लोग वहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, उसको बैलेंस्ड करना है, उसका मोलर रिलेशनशिप लिखना है, देन उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो समझ में आया, तो बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।